हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन आपका स्वागत करता है। और आज हम जो पेपर करेंगे वो करेंगे सितंबर 2013 एंसेंट पार्ट करेंगे हम। पार्ट 1 होगा ये, ठीक है, क्योंकि सितंबर में उस बार कुछ सेंटर पर पेपर कैंसिल हो गया था, तो इसके कारण सितंबर में दोबारा एग्जाम हुआ था, तो उसका हम डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसके निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। स्थल, नगर और ग्रामीण दोनों तरह के पाए गए हैं, बिल्कुल पाए गए हैं। नगर में अगर हम देखें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, ऐसे अनेक नगर पाए गए हैं, ठीक है। उसी तरह देखें ग्रामीण में, देखें हम ग्रामीण में बहुत सी, जैसे हम कहेंगे भगवानपुरा, पालू ना, कुनाल भी कह सकते हैं, चनहुद्रो भी कह सकते हैं कहीं, चलो बालू तक कह लेते हैं। ये वह जो केंद्र हैं ये ग्रामीण संस्कृति के थे, है ना। तो कुछ ऐसे केंद्र, सभी ऐसा नहीं है कि जो नगरीय सभ्यता थी कि सारे ही शहर थे, ना 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 ना, ऐसे पूरी दुनिया, पूरा देश तो शहरों का अमेरिका भी नहीं है, मतलब उसमें भी गांव है। कहने का मतलब ये है कि इसके हमें जो केंद्र हैं वो कई गांव में मिलते हैं, शहरों में मिलते हैं, बिल्कुल ये बात सही है, एकदम सत्य। अभिलेख विभिन्न समकालीन लिपियों में है, ये बात गलत है, क्योंकि केवल एक लिपि है, केवल चित्रमय लिपि है जो उसमें इसके अभिलेख हैं। उसके बाद अगला देखिए, उपकरण व और धातुएं ये दर्शाती हैं कि उस समय अनेक शिल्पी थे, बिल्कुल अनेक, ये बात सही है, क्योंकि इस समय तांबे का काम भी होता था, तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का काम किया जाता था। जैसे अब वो डांसिंग गर्ल मिली है ना, अनेक ऐसे आभूषण और ये बनाया जाता था, तांबे और टीन का जो काम है और कांसे को ये बनाए जाते थे, तो अनेक तरह के शिल्पी इस दौरान यहाँ पर रहते थे, ये बात सही है। लोथल और धोलावीरा बंदरगाह थे, ना ना ना, ये भी बात गलत है। लोथल, सुतकागेंडोर, है ना, सुतगोई, है ना, ये क्या थे, ये बंदरगाह थी, है ना। लोथल प्रमुख बंदरगाह था। लोथल क्या था, प्रमुख बंदरगाह था। और धोलावीरा, धोलावीरा एकमात्र ऐसा केंद्र है जो 3 भागों में बटा हुआ था। जो क्या था, जो 3 भागों में बटा हुआ केंद्र कौन सा था, वो धोलावीरा था। सबसे आधुनिक केंद्र है ये, है ना। ये कर्क रेखा पर है ना, ये नोटिस बोर्ड मिला है यहाँ से, है ना, नोटिस बोर्ड यहाँ से मिला है। तो कहने का मतलब है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केंद्र है, और राखीगढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा केंद्र भी है ये। तो हमारा जो सही हुआ 1 और 3 हमारे सही हैं, तो बी हमारा इसका उत्तर हो गया। देखिए बहुत आराम आराम से हम पढ़ेंगे इसको। ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र नहीं मिलता, ऋग्वेद में किन देवताओं का जिक्र नहीं मिलता, ये बात कि जो ऋग्वेद है उसमें किन देवताओं का जिक्र हमें नहीं मिलता। ऋग्वेद में इंद्र का जिक्र मिलता है, यस मिलता है, 250 मंत्र हैं इसके लिए, तो अग्नि के लिए 200, ऐसे ही सभी के लिए, ऐसे वरुण मित्र, इन देवताओं का जिक्र मिलता है, बिल्कुल मिलता है। उषा और अदिति ये तो प्रमुख देवियां हैं, जिक्र मिलता है। अर्ध दैवी देवी देवता
और गंधर्व, अप्सरा और पिशाच इन सब का जिक्र मिलता है। गणेश और कार्तिकेय का जिक्र नहीं मिलता, तो हमारा आंसर है ये, इनका जिक्र नहीं मिलता। गणेश का जो पहला जिक्र है गणेश पूजा का, कहां से मिला है? भीमबेटका से मिला है। और कार्तिकेय है, कार्तिकेय प्रकार के सिक्के किसने चलाए हैं? कार्तिकेय प्रकार के सिक्के किसने चलाए हैं? कार्तिकेय प्रकार के सिक्के किसने चलाए हैं? वो चलाए हैं कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने वो सिक्के चलाए हैं। तो हमारा आंसर हुआ डी। निम्नलिखित में से उपनिषदों का कौन सा विषय नहीं है? उपनिषदों का, उपनिषदों में, उपनिषदों का अर्थ, उपनिषदों की संख्या 108 है ना। और ये दर्शन के आधार ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है। और उपनिषद का अर्थ होता है पास में बैठकर लिखना, कर प्राप्त ज्ञान, प्राप्त किया हुआ ज्ञान, है ना। क्या होता है? समीप बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान। ठीक है। और शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर? 11 उपनिषदों पर टीका लिखी है। पर टीका लिखी, ग्यारह उपनिषदों पर किसने टीका लिखी? शंकराचार्य ने 11 उपनिषदों पर टीका लिखी। और 13 जो उपनिषद है वो प्रमुख है, प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है। ये गद्य और पद्य में है। ठीक है। जो उपनिषद है वो गद्य में भी है और पद्य में भी है। और इस तरह इसमें मुंडकोपनिषद में क्या दिया गया है? सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते दिया गया है। और इसके कौन से? ये तीनों, आत्मा, ब्रह्मा और माया, ये तीनों उपनिषदों के विषय हैं। अवतारवाद नहीं है, ये हमारा आंसर है। ये किसका है? अवतारवाद का प्रथम जिक्र, अवतारवाद का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? का प्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? भगवत गीता में। कहाँ मिलता है? भगवत गीता में मिलता है। अवतारवाद का जो प्रथम वर्णन है वो कहाँ मिलता है? वो भगवत गीता में मिलता है। तो ये आत्मा, ब्रह्मा और माया ये उपनिषदों के विषय हैं। ये ए नहीं है, इसने नहीं है पूछा है तो इसलिए ये नहीं। आपको उत्तर देते हुए पहले चीज सोचनी है कि क्या है और क्या नहीं है। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है? तो एकमात्र जो अभिलेख जो जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक एक साथ आते हैं वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, है ना। संस्कृत का पहला अभिलेख है। संस्कृत का पहला अभिलेख है ये, है। इसमें अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है। कई बार पढ़ा है मैंने ये बात। ठीक है। वो सुदर्शन झील के निर्माण को लेकर है। ठीक है। इसी तरह अशोक का कंधार अभिलेख है, जो अशोक का जो कंधार अभिलेख है ये क्या है? अशोक का जो कंधार अभिलेख है
कि इसको सेरेकुना है, इसको क्या बोलते हैं, सेरेकुना। ये द्विभाषीय है। क्या है ये? द्विभाषीय, दो भाषाओं में है। इसको क्या द्विभाषीय बोलते हैं? इसको यूनानी लिपि है, यूनानी और अरमाइक, दो लिपि है इसकी। दो लिपियों में है, यूनानी और अरमाइक में। ठीक है। और अशोक का जो ब्रह्मगिरी शिलालेख है, अशोक का जो ब्रह्मगिरी शिलालेख है, उसमें क्या है? उसमें ये कहा गया है कि उसमें वर्णन है धम्म अपनाने से जम्बू द्वीप देवताओं के रहने के लिए, देवताओं के रहने योग्य हो गया, के रहने योग्य हो गया। हाँ, देवताओं के रहने योग्य हो गया। अशोक का जो मास्की, गुजरा, नेटूर और उद्देगोलम से क्या मिलते हैं? मास्की, गुर्जरा, उद्देगोलम और नेटूर से क्या मिलते हैं? अशोक का नाम मिलता है। और मास्की से पहला मास्की से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था, सर्वप्रथम मास्की से सर्वप्रथम अशोक का नाम प्राप्त हुआ था, अशोक। ठीक है। तो पांचवें स्तंभ की राजज्ञा में अशोक ने कुछ जीवों तथा तोते, मछली, चींटी, कछुआ आदि को मारना वो कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। तो उसे यह आदेश अशोक के राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष में दिया गया था? किस वर्ष दिया गया था? ये 26वें वर्ष दिया गया था। कब दिया गया था? 26वें वर्ष, है ना। कब दिया गया था? ये 26वें वर्ष ये आदेश दिया गया था। ठीक है। 5वें स्तंभ लेख में। कि भाई अब इतने से बस वो वर्णन करता है कि बस थोड़े बहुत एक आध जानवर को मार सकते हो, और जो किचन है, शाही किचन है, बाकी ज़्यादा जानवरों को नहीं मार सकते। और वो कहता है कि मतलब जानवर को, मतलब जानवर को जानवर खाना मतलब एक पाप की तरह होता है, जो अगर इंसान जानवरों को खाता है, मतलब इस तरह की बातें वो करता है। तो 26वें वर्ष किया था। देखिए वो क्या करता था, हर साल कैदियों की मुक्ति के लिए घोषणा करता था। हर साल, इसी में जिक्र होता है, हर साल कैदियों की मुक्ति की घोषणा है ना। 26 वर्षों में 25 बार कैदी छोड़े गए। 26 वर्षों में 25 बार कैदी छोड़े गए, है ना। ठीक है। 26 वर्षों में 25 बार कैदी इन दौरान छोड़े गए थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से सुगम जो संगम युग है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? संगम युग, है ना। तो संगम, 3 संगम होते हैं। तमिल साहित्य कहते हैं इसको, तमिल साहित्य लिखा गया, तमिल भाषा थी। और इनके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसकी ऐतिहासिकता विवादग्रस्त है, ये बात सत्य है। इसकी ऐतिहासिकता, ये कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, उसके बारे में कोई सही सटीक जानकारी हमारे पास नहीं है। ठीक बात है। लगभग 8वीं शताब्दी में तमिल टीकाएं 3 संगमों के होने की सूचना देती है। 3 संगम हुए हैं। पहला मदुरई में हुआ, दूसरा कपाटपुरम में हुआ, तीसरा नॉर्थ मदुरई में हुआ। ठीक है। 3 संगम होने की हमें जानकारी मिलती है। पहले संगम की हमारे पास कोई रचना नहीं है। दूसरे संगम की हमारे पास केवल तुलोका पीएम है, तुलोका पियर की रचना है। और तीसरे संगम की कुछ रचनाएं हमारे पास हैं। इस युग की कविताओं में चोल, पांडे, चेर के
के बीच होने के युद्ध होने के संदर्भ मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। इनका जो जिक्र ये जो संगम करवाए वो पांडवों ने करवाए थे। ना, पांडवों ने करवाया। पांडवों का वर्णन मैगस्थनीज ने किया है। पांडवों का वर्णन किसने किया है? मैगस्थनीज ने भी किया है। ठीक है। और चेर का सबसे ज्यादा वर्णन है इसमें, चेरों का सबसे अधिक वर्णन, सबसे चेर वंश का सबसे अधिक वर्णन है। इसके साहित्य में राज प्रमुखों के एक पराक्रम का वर्णन, जब युद्ध किए हैं तो पराक्रम भी होगा। तो ये बात, इसका हमारा आंसर ये डी आएगा कि पराक्रमों का वर्णन नहीं है ये कहता है, लेकिन है तो ये सही नहीं है, तो वर्णन है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैन मत से संबंधित नहीं है? जैन मत महावीर ने शुरू किया। महावीर की पहली शिष्य है। संदना। तो इसमें 24 तीर्थंकर हैं। ठीक है। जैन मत, इसमें कौन सा संबंधित नहीं है? अनेकतावाद संबंधित है। अनेकतावाद में क्या होता है? अनेकतावाद हम ये मान लेते हैं कि सत्य का एक ही स्वरूप होता है। सत्य को एक स्वरूप में स्वीकार करना, एक स्वरूप में स्वीकार करना। परंतु ऐसा सही नहीं है, परंतु लेकिन उसके एक स्वरूप को देखकर हमें अपनी धारणा नहीं बनानी चाहिए ना, क्योंकि उसके अनेक स्वरूप होते हैं। हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए पूरे सत्य के अनेक स्वरूप हो सकते हैं। अनेक स्वरूप, हर ज्ञान के अनेक स्वरूप होते हैं। हर जो सत्य होता है ना, हो सकते हैं, है ना। कोई एक एविडेंस को जानकर उसकी घटना, मतलब मान लिया कि अब हमें कहीं से सिक्का मिला, सोने का सिक्का मिला, तो कहेंगे कि गुप्त काल में पूरा सारा सब कुछ सोने का ही था। ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद हमें ज्यादातर तांबे के सिक्के भी मिल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद गणधर हैं, ये महावीर ने नियुक्त किए थे। 11 गणधर थे। ठीक है। जब महावीर की मृत्यु के समय दो गणधर जीवित थे, इंद्राभूति गौतम और दूसरे थे सुधर्मन, है ना। ये सुधर्मन आगे महावीर के बाद अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है। सुधर्मन है जो, क्या है सुधर्मन? संघ के अध्यक्ष बने। है ना। सुधर्मन क्या है? संघ के अध्यक्ष बनते हैं। और जो अजातशत्रु है, इनसे मिलने, सुधर्मन से मिलने के लिए, इनसे मिलने के लिए चंपा आया था। चंपा, है ना। अंग की राजधानी थी ना चंपा। चंपा क्या थी? अंग की राजधानी थी। ठीक है। तो पति मोक्ष ये उससे संबंधित नहीं है। पति तो मोक्ष है जो, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये संयादवाद क्या होता है? संयादवाद का जो है वो क्या है? संयादवाद संभवतः ऐसा होता है। संयादवाद होता है संभवतः ऐसा होता है ना। इसमें ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत,
सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, तो हमारा उत्तर हुआ सी आंसर। हम कोशिश कर रहे हैं कि ईच और एवरीथिंग को हम डिस्कस करें। निम्न में से कौन सी गंधार कला शैली की विषय वस्तु है? गंधार कला शैली की जो विषय वस्तु इनमें से कौन सी है ना? गंधार कला शैली को नगन कला भी कहते हैं ना। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति बनी इसी में। और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति इसमें बनती है। इसमें जो पत्थर यूज किया जाता, ये क्षेत्र कौन सा था इसका? गंधार कला शैली का उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट ना, नॉर्थ वेस्ट इसका क्षेत्र था। और इसमें जो पत्थर का प्रयोग किया गया था भूरे स्लेटी, भूरे स्लेटी पत्थर का यूज इसमें किया गया था। ठीक है, ये बात इसमें आप रख लें। और बुद्ध का जो इसमें जो मुख बनाया गया, बुद्ध का मुख यूनानी देवता अपोलो जैसा है। किस जैसा? अपोलो के जैसा। ठीक है, और इसमें बुद्ध को पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन और अभय मुद्रा में निर्मित किया गया है। पद्मासन, पद्मासन, धर्मचक्र प्रवर्तन और अभय मुद्रा में इसको दिखाया गया है, निर्मित किया गया है। ठीक है, और ये हिंद और यूनानी कला शैली का योग थी। ये जो गंधार कला शैली थी, ये हिंदू यूनानी, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई होंगी, इतनी सारी जो इंपॉर्टेंट है। तो सिद्धार्थ को प्रेरणा की भेंट, ये भी बात इसमें दिखाई गई है। बुद्ध को जेतवन उपहार का वर्णन ये भी इसमें दिखाया गया है। बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में हुआ था, ये भी दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें इसमें उपयुक्त, इसका डी इसका आंसर है, डी इसका आंसर है। निम्न में से कौन गुप्तकालीन शिलालेखों में कृष्ण और देवकी का उल्लेख है? कृष्ण और जो देवकी का जो उल्लेख है किस में मिलता है? कृष्ण और देवकी का जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? कृष्ण और देवकी का जो उल्लेख है वो स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख में मिलता है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख में इनका वर्णन मिलता है। इसमें और क्या मिलता है? भीतरी स्तंभलेख में हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। हूणों के आक्रमण की जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त की माताओं का नाम, कुमार गुप्त जो हैं की माताओं का नाम, इनके सबकी की माताओं का नाम मिलता है इतने लोगों को। इनका नाम इस पे मिलता है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और द्वितीय। और समुद्रगुप्त की जो माता थी वो कुमार देवी लिच्छवी थी। क्या थी वो? लिच्छवी थी, है ना। तो उसके बाद बुद्धगुप्त का आप एरणा विलेख जानते ही हैं। बुद्धगुप्त का एरणा विलेख अब की बार आया था, सती प्रथा का वर्णन मिलता है ना, सती प्रथा का इसमें वर्णन मिलता है। और
उसके बाद मेहरौली, मेहरौली से क्या मिलता है? मेहरौली से ये मेहरौली अब ये दिल्ली में है, मेहरौली में रखवाया गया है, ये कुतुब मीनार के सामने रखा गया है। ठीक है, के सामने रखा है। अगनपाल तोमर ने रखवाया था। इसको क्या कहते हैं? अगनपाल तोमर ने रखवाया था। इसको एक मरणोत्तर अभिलेख कहते हैं, एक मरणोत्तर अभिलेख, मरणोत्तर अभिलेख कहते हैं इसको। तो क्या कहते हैं? मरणोत्तर अभिलेख इसको कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर चंद्र लिखा गया है, संस्कृत में है ये चंद्र। ठीक है, इसको मरणोत्तर अभिलेख कहते हैं। और इसमें क्या वर्णन मिलता है? अगनपाल द्वारा दिल्ली की स्थापना। अगनपाल द्वारा दिल्ली की स्थापना का वर्णन भी इसमें हमें मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त प्रयागप्रसी हरिसेन ने लिखी थी। विजयों का वर्णन है। और 33 लाइन में लिखी हुई है, 33 लाइन है, संस्कृत में है ये। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। हर्ष ने प्रयाग की किस पंचवर्षीय सभा में अपना जो सारा सब कुछ दान कर दिया था? ये ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया है। तो इसमें छठी जो सभा थी, छठी सभा में इसने सब कुछ दान कर दिया था, है ना। इसमें ह्वेनसांग ने भाग लिया था। और यहीं से चीन जाने की अनुमति मांगी थी। यहीं से चीन वापस जाने की अनुमति मांगी थी कि मैं तो वापस जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वहां से बिना पूछे आ गया था। क्योंकि जो ह्वेनसांग है एक ऐसा यात्री है जो अपने शासक की विदाउट कोई परमिशन लिए यहाँ पर पहुंच गया था। ठीक है, तो छठी जो वो होती है प्रयाग में सभा होती है, उसमें सब कुछ दान कर दिया था। इसको क्या कहते हैं? प्रयाग, इसको क्या कहते हैं? महामोक्ष परिषद कहते हैं इसको, महामोक्ष। इसको क्या कहते हैं? महामोक्ष परिषद इसको कहा जाता है। ये 75 दिन चली थी, 75 डे। इसमें 18 देशों के शासक आए हुए थे। ठीक है, 18 देशों के शासक इसमें आए हुए थे। निम्न में से कौन सा कथन कुषाणों के बारे में सही है? निम्न में से कौन सा कथन है जो कुषाणों के बारे में सही है? उन्होंने शायद एक प्रांत में एक साथ 2 गवर्नर नियुक्त करने की प्रथा को प्रारंभ किया, ये बात सही है। उनके चिन्ह मध्य एशिया में पाए गए हैं, बिल्कुल पाए गए हैं। यूची जाति के थे वो, यूची ना, यूची थे वो, मध्य एशिया से ही आए थे। और यहाँ पर द्वैत सबसे सर्वप्रथम द्वैत शासन लागू करने का प्रयास उनके द्वारा, सर्वप्रथम द्वैत शासन का प्रयोग, द्वैत शासन का प्रयोग, सर्वप्रथम द्वैत शासन का प्रयोग किया जाता है। गंधार कला जो उनके राज्यकाल में विकसित हुई ने बुद्ध के मानव स्वरूप को न केवल लोकप्रिय बनाया, अपितु भारतीय और विदेशी कलाओं के संगम को भी प्रोत्साहित किया, संगम को भी प्रोत्साहित किया। ठीक है, तो उसके समय में गंधार कला और मथुरा कला दोनों चलती हैं। कौन सी? गंधार कला भी और मथुरा कला दोनों ही फेमस इस दौरान होती हैं, कुषाणों के दौरान। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे ठीक हुए, तो आंसर हमारा डी होगा। इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है कि पूर्व मध्यकाल के दौरान क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय स्तरों पर राज्य के निर्माण आरंभ हो चुके थे? ये बात कौन कहता है? ये बात हरमन कुल्के ने कही है, उनकी बुक है ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें इन्होंने ये बात कही है कि राज्य और उपराज्यों का ये
स्टेट अंडर द स्टेट की बात इसमें चल चुकी थी। आर एस शर्मा भारतीय सामंतवाद के लिए जाने जाते हैं, भारतीय सामंतवाद, है ना। अर्बन डे के इन्होंने किताब लिखी। डी डी कोशाम्बी मार्क्सवादी हैं। निम्न में से किस गुप्त अभिलेख में विष्णु मंदिर हेतु एक ग्राम दान दिए जाने की बात है? एक ग्राम दान दिए जाने की जो बात है वो किस अभिलेख में है? ये स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख में है। स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभलेख में ही दान देने की इस बात का हमें जिक्र मिलता है, ठीक है। और तो हरिसेन की हम अभी बात कर चुके, सेम क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। और जिस चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उदयगिरी अभिलेख है ये वीरसेन ने लिखा था ना, वीरसेन ने लिखा था। और ये इसके किस पद पर था? संधि विग्रह था ये, ठीक है। और इसमें कुमारगुप्त में इसमें क्या मिलता है? कुमारगुप्त के बिलसद अभिलेख में कुमारगुप्त तक की वंशावली मिलती है। गुप्तों की वंशावली, है ना। और इसमें दत्त देवी और ध्रुव देवी का जिक्र, दत्त देवी और ध्रुव देवी का जिक्र इसमें मिलता है, ठीक है। तो हमारा उत्तर है ये। नीचे 2 वाक्य दिए गए हैं, एक को कथन दूसरे को कारण। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील के क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत करवाई, बिल्कुल करवाई, जूनागढ़ अभिलेख में वर्णन है। ठीक बात है। एक सदकर्म के रूप में उसने न केवल बिना किसी प्रकार का कोई कर लगाए, बिना किसी प्रकार का विशिष्टि लगाए उसने इसकी निर्माण करवाया था। तो ये बात भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं पर व्याख्या नहीं है। तो फ्रेंड्स ये था, आई थिंक अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा मॉडर्न मिडिवल पे होगा। ऐसे ही हमारा ये चलता रहेगा और बहुत जल्द हम इसके कंप्लीशन पे पहुंचेंगे। तो डोंट वरी, बी हैप्पी और लगे रहें, एक एक चीज़ का नोट्स लिखें और बहुत जल्द आपको इसके सारे जो हमने जो कोर्स बनाया है इसका पूरा का पूरा हर पेपर का आपको डिटेल डिस्कशन के साथ नोट्स भी हम उपलब्ध करवाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए बिल्कुल तैयार आप हो जाइए और ये कोर्स बहुत आराम से देखिए। इसके नोट्स आपको बहुत जल्दी हम उनका मैकेनिज्म बना रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएं। लगभग जितना कोर्स अभी तक बन गया है उसके नोट्स भी बन गए हैं। तो बहुत जल्द आपके बीच में वो नोट्स होंगे। तो थैंक यू।